दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे ट्रेंड ट्रेडिंग बूट कैंप, जो कि बहुत दिन से हम प्लान कर रहे थे। हम लोगों ने फाइनली आज उसका पहला एपिसोड आपके लिए रिलीज कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको अपने बारे में देना चाहता हूं। मैं एक ट्रेडर हूं, मतलब कि आप बोल सकते हो कि एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं, लेकिन हाँ एक एक्टिव ट्रेडर जरूर हूं। और मैंने अपनी CMT, CFT, MSTA, MFTA सब कुछ कर रखा है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस में आप जो भी सोच सकते हो मैंने सब कर रखा है। मैंने पेपर भी लिखा है IFTA में, जर्नल में, RSI के ऊपर, और मेरे इंडिकेटर भी एक्सटेंडेड के ऊपर पेपर भी पब्लिश हुआ है। मैं जनरली एक ट्रेंड ट्रेडर हूं, जहां पर कोशिश करता हूं कि एक ट्रेंड जहां से इनिशियल होता है, इनिशियलाइजेशन होता है ट्रेंड का, वहां पर मैं जनरली स्टॉक को एंटर करूं और जब तक वो ट्रेंड बरकरार रहता है वो ट्रेंड को राइड करूं। तो ट्रेंड ट्रेडिंग बूट कैंप क्यों और क्या, उससे मेरी इंटेंशन है आपको बताने की, आपको सिखाने की। ट्रेंड ट्रेडिंग बूट कैंप, इस ट्रेंड ट्रेडिंग बूट कैंप के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे होती है, उसकी क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, कहां पर प्रॉफिट लेना चाहिए, कहां हमें बुक करना चाहिए, क्या टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और किस तरह से हमें कितनी रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए ट्रेंड ट्रेडिंग से जब हम ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं। तो बिना कोई समय व्यर्थ करे, बिना कोई टाइम वेस्ट करे, जल्दी से आगे चलते हैं और शुरू करते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग बूट कैंप को। पहला अपना गोल है लर्न टू अनलर्न। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है बहुत कुछ आप जानते हो, बहुत कुछ सीख सके हो। ऐसा हो सकता है कि बहुत सी चीजें जो मैं आपको बोलूं वो आपको हजम ना हो, क्योंकि अपना माइंडसेट है ना, एक जो चीज सीख लेता है उसी को बार बार दोहराता है, राइट। तो अपने चेंज से बहुत डरते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज के दौरान, इस एपिसोड के दौरान, जो हो सकता है आप जो अभी तक सीख रखे हो, आपने जो अभी तक सीख रखा है उसको चैलेंज करें। तो अगर आपको लगता है कि जो आपने सीखा है उससे बेहतर मैंने आपको कुछ बताया है, या उससे बेहतर मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की है, तो पुराने चीज जो जंक जिसे बोलते हैं उसको अनलर्न करिएगा, और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको प्रैक्टिस करिएगा, लर्न करिएगा। ठीक है। एज ए सक्सेसफुल ट्रेडर वी नीड टू फोकस ऑन मेथड्स दैट वर्क फॉर अस। We don't have to worry about each and everything. देखिए सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है जब भी हम ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, whenever we think about stock market, right? बहुत सारी चीजों को हम एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीजों को। ये इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, FIIs ने बेच दिया, DIIs ने खरीद लिया, क्रिप्टो क्रैश हो रहा है, ये ओमिक्रॉन आ गया, ये थर्ड वेव आ गया, बहुत सारी चीजें। आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन आपको आपके पास चंद सेकंड में पहुंच सकता है इस डिवाइस के कारण। यह है मोबाइल फोन। आपके पास चंद सेकंड में इंफॉर्मेशन पहुंच सकता है और आपकी बायसेस को इस तरह से आपकी बायसेस को चेंज कर सकता है, आपको बायस्ड कर सकता है। आप अगर सही भी हो तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये आपके डिसीजन को बदलने की कैपेसिटी रख सकता है। जब भी हमें सक्सेसफुल होना है तो एक चीज का याद रखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इन सब इंफॉर्मेशंस को भूल जाइए। सब कुछ काम करता है मार्केट में सर, सब कुछ काम करता है, लेकिन हमें उसके साथ स्टिक करना है जो कि कम कॉम्प्लिकेटेड है और हमें इजी टू अंडरस्टैंड है। देखिए FI क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, इसका इफेक्ट प्राइस पे दिखेगा, राइट। इकोनॉमिक डाटा खराब हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, फेड की टेपरिंग, जो कुछ भी है इसका इफेक्ट प्राइस पे दिखेगा। थर्ड वेव, सेकेंड वेव, फोर्थ वेव, कोविड का जो भी है, इसका इफेक्ट प्राइस पे दिखेगा। तो फाइनली जब हम जानते हैं कि जो प्राइस एक ऐसा एलिमेंट है जो ये सब कुछ डिस्काउंट कर देता है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के जो प्राइस होते हैं, इकोनॉमिक साइकिल को स्टॉक मार्केट साइकिल लीड करता है सर। आप जाकर ये हमेशा, ये बहुत बड़ी स्टडी है जो हो चुकी है, इकोनॉमिक साइकिल को हमेशा स्टॉक मार्केट का साइकिल लीड करेगा। तो जो इकोनॉमी में बाद में होगा वो पहले स्टॉक्स में हो चुका होगा, पहले स्टॉक उसको डिस्काउंट कर देती। इस चीज को भूल जाइए। देखिए बहुत सारी चीजें, मैंने आपको कहा ना कि आज आप सोशल मीडिया पे जाओगे, ट्विटर पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, यूट्यूब पे भी जाओगे, बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी जहां पर लोग बहुत तरह की बातें करेंगे। OI डाटा बढ़ गया, PCR वैल्यू बढ़ गया, वोलेटिलिटी इंडेक्स ये हो रहा है, FIIs बेच रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और क्या ना क्या। भाई इतनी चीजें एक छोटा सा दिमाग कैसे प्रोसेस करेगा?
भाई अपने को तो सीधा प्राइस से मतलब है, मोमेंटम से मतलब है, प्राइस क्या कर रहा है उससे मतलब है। और ये जो भी चीजें हो रही है ना, ये सब प्राइस पे आके इफेक्ट हो जाएगी, ये सब प्राइस पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो भाई जब ये सब चीज अल्टीमेटली आके प्राइस पे रिफ्लेक्ट करेगी तो मैं सिर्फ प्राइस को पढ़ूं ना। मैं क्यों इतना सोचने लगूं कि भाई यहाँ पर चिप शॉर्टेज हो रहा है, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहा है, मतलब कि क्या क्या चीजें हो रही है। हम जो लोग हैं, हम जो इंसान हैं, ऐसे ही अपने व्यापार में, घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, ऐसे ही बहुत सारे झोल झमेले हैं हमारी जिंदगी में। अब इन सब को और घुसेड़ के क्यों अपनी लाइफ को हम और कॉम्प्लिकेट करना चाह रहे हैं। सिंपल रखिए, राइट। एक जो मेथड आपके लिए काम करता है, कोई भी मेथड, अगर आप सोचते हो कि एफआई डाटा, डीआई डाटा पढ़ के आप अच्छा काम कर सकते हो, आप सिर्फ उसको फॉलो करो। अगर आपको लगता है नहीं, आप जो इकोनॉमिक, ये जो साइकिल है या जो इकोनॉमिक ये जो इवेंट्स होते हैं, उसको आप पढ़ के उसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो और उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो और वो आपके लिए अच्छा काम करता है, वेल डू इट। अगर आपके लिए फायदा बन रहा है, लेकिन सब चीज की खिचड़ी झुचड़ी मत बनाइए। जो मेथड आपके लिए काम करता है, मेथड पे स्टिक करिए और उस पर ध्यान दीजिए। ट्रेडिंग स्टाइल 3 तरह की होती है। डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीनों के अपने फायदे हैं, तीनों के अपने नुकसान हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज तीनों देखेंगे। डे ट्रेडिंग क्या होता है? डे ट्रेडिंग एक्टिव ट्रेडर्स लोग के लिए होता है, जो कि अपने ऑर्डर्स इंट्राडे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इंट्राडे जो नॉइज होती है, इंट्राडे जो केओस होती है, इंट्राडे जो मूवमेंट होती है, उससे वो ट्रेड करके फायदा उठा सकते हैं। तो इंट्राडे नॉइज होती है, जो इंट्राडे में जो मूवमेंट होती है वो नॉइज होती है, वो केओस होती है। अगर आप उस प्राइस एक्शन को, इंट्राडे प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हो और उसमें से फायदा उठाते हो, तो आप एक डे ट्रेडर होते हो। डे ट्रेडर, जब आप डे ट्रेडर हो तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं डे ट्रेडिंग में। और इन टेक्निक्स को यूज करके, इन चीजों को यूज करके जनरली जो इनएफिशिएंसीज होती है मार्केट की, जो न्यूज से जो प्राइस हिल डुल जाता है, उसको हम ट्रेड करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे प्राइस जो होता है वो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द डे कुछ न्यूज से, कुछ अर्निंग से, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे प्राइस हिल गया, तो उस हिले हुए जगह का हम फायदा उठाते हैं। डे ट्रेडिंग, अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, तो डे ट्रेडिंग में बहुत हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन आपको चाहिए। स्टॉप लॉस का काटना, सही टाइम पे आप स्टॉप लॉस काटो, सही टाइम पे एंट्री करो, मतलब कि बहुत हाई लेवल ऑफ आपको डिसिप्लिन चाहिए। नहीं तो जनरली क्या होता है, जितने भी डे ट्रेडर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। तो बहुत हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन, बहुत हाई लेवल ऑफ टेक्निक्स, एग्जीक्यूशन टेक्निक्स, बहुत फास्ट होना चाहिए। आपके ब्रेन की जो प्रोसेसिंग लिमिट है ना, वो कंप्यूटर के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि डे ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो एक बहुत फास्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग आप कर रहे हो, एक बहुत फास्ट इन्वायरमेंट में आप हो। और जनरली जो टाइम फ्रेम होता है वो 5 मिनट, 15 मिनट और 60 मिनट का होता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एग्जीक्यूट करते हैं, 15 मिनट के 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करते हैं, तो बहुत फास्ट मूविंग होता है, राइट। तो शॉर्ट टर्म अगर हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए ये टाइम फ्रेम रेलेवेंट होता है। फिर आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग हम किसको बोलते हैं? जहां पर हम जब एक स्विंग आती है, स्विंग का फायदा उठाने की हम कोशिश करते हैं। वो जब हमें वो जो पोजीशन होती है वो कपल ऑफ डेज टू कपल ऑफ मंथ्स जो हम उसे होल्ड करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो जैसे ये मूवमेंट ऊपर की तरफ आई, नीचे की तरफ आई, ऊपर नीचे ऊपर, तो हम जो है विद द ट्रेंड, ये जो स्विंग्स आती है नीचे यहां पर खरीदने की कोशिश करते हैं। और जब ये ट्रेंड चलता है तो हम होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो हम इन स्विंग्स का फायदा उठाते हैं और इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, राइट। स्विंग ट्रेडिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड भी हो सकती है। जब समझिए मार्केट नीचे या ऊपर जा रहा है और ये मार्केट जब करेक्ट होता है, तब आप इधर में उठा लेते हो और ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड आप उसको ट्रेड करते हो। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। अब इसके भी अलग मेथड्स हैं, इसके लिए भी अलग टूल्स होते हैं, इसके लिए भी अलग माइंडसेट होता है, अलग तरीका होता है ट्रेड करने का। तो जब हम विद द ट्रेंड यूज ट्रेड करते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है और प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है होती है वो बेटर होती है। जब अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करते हैं तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अनकंट्रोलेबल हो सकता है और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी घट जाती है। थोड़ी सी फास्ट मूवमेंट हमें करनी पड़ती है जब हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करते हैं। और जब हम विद द ट्रेंड ट्रेड करते हैं, जब थोड़ा सा हम कंप्लेसेंट भी हो सकते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग है। जनरली विद द ट्रेंड और अगेंस्ट द ट्रेंड एक स्विंग, एक मूव को ट्रेड करना होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जनरली
हमें ओवरनाइट रिस्क जिसे हम बोलते हैं या वीकेंड रिस्क जिसे होते हैं उस पर हमें एक्सपोज कर देता है, राइट। तो हमें पोजीशंस हो सकता है कैरी करके जाना हो सकता है हमें पोजीशंस को कैरी करना पड़ो स्विंग ट्रेडिंग में, क्योंकि हम तो एक स्विंग को ट्रेड कर रहे हैं। हमारा तो गोल है कि इस स्विंग का हम फायदा उठाए। तो अब ये जरूरी नहीं है कि एक दिन में ये मूवमेंट आए, हो सकता है ये मूवमेंट आने में 15 दिन लगे, हो सकता है मूवमेंट आने में 20 दिन लगे, राइट। तो ओवरनाइट रिस्क होता है, मार्केट बंद होने के बाद भी हमें पोजीशंस को कैरी करना पड़ता है। मार्केट दूसरे दिन गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, कुछ भी हो सकता है। अगर आप लॉन्ग है तो मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है तो आपको तकलीफ होती है, अगर आप शॉर्ट है मार्केट गैप अप खुल जाता है तो अपने को तकलीफ होती है, क्योंकि अपना M2M माइनस में चला जाता है, हमारे स्टॉप लॉस को हिट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे स्टॉप लॉस के लेवल्स के ऊपर या नीचे मार्केट खुलता है गैप अप या गैप डाउन, तो वो बहुत तकलीफ वाली चीज होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक ट्रेडिंग स्टाइल का अपना एडवांटेज अपना डिसएडवांटेज होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग जो है वो एक पोजिशनल ट्रेडिंग और एक डे ट्रेडिंग के बीच वाला रास्ता है। स्विंग ट्रेडिंग जैसे बोलते हैं कैन टेक प्रॉफिट्स यूटिलाइजिंग एस्टैब्लिश्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट। अब हमें प्रॉफिट अपना लेना है तो हमारा जो इसमें रिस्क है वो स्टैब्लिश रहता है। देखिए हम जानते हैं कि हमें इस स्विंग के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो इस स्विंग के नीचे अगर प्राइस जाएगा तो अपना प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे, राइट, या हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, सॉरी। और जब ये मूवमेंट ऊपर आएगा तो हम जानते हैं कि ठीक है, हम समझिए हमने यहाँ पर 5 रुपए का रिस्क लिया, और जब यहाँ से प्राइस हमारे बाइंग प्राइस से 10 रुपए चला जाएगा या बाइंग प्राइस से 15 रुपए ऊपर चला जाएगा, तो हम जैसे बोलते हैं 2x और 3x टाइम्स होता है हमारा रिस्क, हम लोगों ने ले लिया और हम लोगों ने अपना प्रॉफिट लॉस उसी पे बेस कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का काम आ जाता है, और फाइनली हमारे पास एक स्ट्रक्चर रहता है ट्रेड करने का। जनरली जब हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो हम टाइम फ्रेम यूज करते हैं 60 मिनट और डेली टाइम फ्रेम। तो ये भी एक तरह से एक्टिव ट्रेडिंग है, मतलब आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस कब ट्रिगर करेगी आपकी एंट्रीज, ये आपको मार्केट में एक्टिव रह के पता चलेगा। तो ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। आगे दूसरे टाइप की ट्रेडिंग है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग क्या होती है? हम ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं पोजीशन ट्रेडिंग, और मैं ज्यादातर इस तरह की ट्रेडिंग इस्तेमाल करता हूं, मैं ज्यादातर इस तरह की ट्रेडिंग करता हूं, क्योंकि ये मेरे दिन के काम करने के तरीके, मेरे माइंडसेट को ये ट्रेडिंग सूट करता है, मेरे फोटे को ये ट्रेडिंग सूट करता है। ये ट्रेडिंग की स्टाइल से मुझे स्ट्रेस नहीं होता, मैं बहुत लाइट फील करता हूं, तो इसीलिए मैं इस तरह की ट्रेडिंग यूज करता हूं जो है पोजिशनल ट्रेडिंग, राइट। और इसमें क्या होता है कि हम एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम एक इन्वेस्टमेंट टाइप बेसिस पे उस पर एंट्री करते हैं। बाय एंड होल्ड रहता है जब तक ट्रेंड इंटैक्ट रहता है, और जब ट्रेंड की पीक होने की हम लोगों को संभावना दिखती है तो हम लोग उससे निकल जाते हैं। हम लोग इसमें एक्टिवली ट्रेड नहीं करते, राइट फ्रेंड्स, एक्टिवली बिल्कुल ट्रेड नहीं करते। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बार मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना है कि आप नौकरी छोड़ दो, आप 9 to 5 जॉब छोड़ दो, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है। सर देखिए फ्रेंड्स, मार्केट्स एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, मार्केट एक ऐसी एंटिटी है जहां पर हर एक टाइप के ट्रेडर्स के लिए एंट्री है। भले आप डे ट्रेडिंग करो, भले आप स्कैल्पिंग करो, भले आप इन्वेस्टमेंट करो, पोजिशनल ट्रेडिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, आप हर एक टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका फोटे क्या है, आपको क्या सूट करता है। तो सबसे पहले ये पहचानिए कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग सूट करती है, आपके माइंडसेट को किस टाइप की ट्रेडिंग सूट करती है, एंड देन अकॉर्डिंगली चूज द ट्रेडिंग स्टाइल, राइट। तो अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं तो जो डे ट्रेडिंग की फास्ट मूव्स जो आती है वो मैं नहीं टॉलरेट कर सकता, वो उस टाइप की ट्रेडिंग मैं नहीं कर सकता, वो मेरा फोटे नहीं है, उस टाइप की ट्रेडिंग में मैंने महारत हासिल नहीं कर रखी है, मेरा माइंडसेट मेरे को अलाउ नहीं करता है, राइट। अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं तो जिस तरह से लोग बोलते हैं ऑप्शन बेचते हैं, राइट, 1 मिनट में ऑप्शन बेचा, 1 मिनट में ऑप्शन खरीद लिया, इस लेग को बेचा, इस लेग को खरीद लिया। देखिए इस तरह के जो कचड़े में मैं नहीं पड़ सकता, क्योंकि मेरा माइंडसेट मेरे को अलाउ नहीं करता है। मैं आराम से ट्रेड करना चाहता हूं, मैं डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम को ट्रेड करता हूं। वीकली जब वीक खत्म होता है तो आराम से सारे स्टॉक्स को देखता हूं, अपनी वॉच लिस्ट बनाता हूं, फिर उसके हिसाब से मैं डेली उन वॉच लिस्ट को मेंटेन करके, उन वॉच लिस्ट को यूज करके अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाता हूं और ट्रेड करता हूं। तो मुझे इसमें एक्टिव नहीं होना है, मुझे इसमें एक्टिव रोल नहीं होना है। मैं इसके साथ साथ अपना जो नॉर्मल काम है, जो मेरा नॉर्मल जो बिजनेस है, मेरा जो नॉर्मल प्रोफेशन है, मैं उस पर पूरी तरह से अच्छी तरह से ध्यान दे सकता हूं। मैं उस पर भी ध्यान देता हूं, ट्रेडिंग पे भी ध्यान देता हूं, और सही मायने में ये मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है पिछले 10 सालों से। जब मैंने शुरू में ट्रेडिंग की तो मैं भी वो इंट्राडे ट्रेडिंग और ये ऑप्शन के पीछे में बहुत पड़ा था,
लेकिन जब मैंने इस चीज को महसूस किया कि भाई मेरा एग्जिस्टिंग जो वर्क स्टाइल है मेरे को अलाउ नहीं करता है कि मैं इतना टाइम डेडिकेट करूं, 7 से 8 घंटे स्क्रीन के सामने बैठूं, नहीं अलाउ करता है, मेरा फोटे नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ाई की, देखा कि क्या ऐसा कोई ट्रेडिंग स्टाइल हो सकता है जहां पर बिना एक्टिव हुए मैं मार्केट से अच्छी तरह से पैसे बना सकूं। जो बंदे एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं उस टाइप के पैसे मैं मार्केट से बना सकूं। क्या ऐसा कोई ट्रेडिंग स्टाइल है? और मेरे को मिला और मैंने फिर इस पोजिशनल ट्रेडिंग को अपनाया। अलग मेरा माइंडसेट मेरे को अलाउ करता है तो मैं इस पोजिशनल ट्रेडिंग को अपनाता हूं। आप भी सबसे पहले आपका ये काम है कि अपने फोटे को ढूंढो, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को ढूंढो, और एक बार आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल मिल जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर ही आप प्रॉफिटेबल हो गए। उसके पहले प्रॉफिटेबल नहीं होगा। देखिए बहुत जन बहुत तरह का काम करते हैं। बहुत जन है 15 लाख 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ 50 लाख का M2M पोस्ट करते हैं। अब उन लोगों को देखकर कभी मुझे ऐसा फील होता है कि भाई क्या कर रहा हूं मैं, मार्केट से 10 साल में मैं बैठा हुआ हूं, राइट। एक साल में, साल भर में 50 लाख 60 लाख रुपए कमाने में हालत खराब हो जाती है। इन लोग एक एक एक्सपायरी में कमा जा रहे हैं, राइट। ऐसे ऐसे ट्रेडर जिसके मूछे भी नहीं आए हैं अभी ठीक से, दाढ़ी के बाल ही नहीं आए हैं, उन लोग 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं। भाई थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग है। मतलब हम लोगों ने अभी तक अपनी सिर्फ पिछले 10 साल में, खैर छोड़िए उन बातों को, बात नहीं करते उनके बारे में। लेकिन हाँ, सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी ट्रेडिंग के फोटे को पहचानो कि क्या फोटे है आपका, क्या करना चाहते हो आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हर एक, जैसे मैंने आपको कहा, हर एक ट्रेडिंग स्टाइल के अपने प्रोज और अपने कॉन्स हैं। अपना फायदा अपना नुकसान हर एक ट्रेडिंग स्टाइल का है। तो अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेड एनुअलाइज रिटर्न होती है 30% के आसपास। आप अगर सक्सेसफुल डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके पास सही मेथड्स हैं, सही टूल्स हैं, आपने सही तरह से प्रैक्टिस की है, उन टूल्स को अच्छी तरह से बैक टेस्ट किया है, 30% एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डे ट्रेडिंग में। टाइम का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 6 to 7 आवर्स का होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट लो होता है। तो देखिए ये जो होता है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है। तो जहां पर आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट लो है वहां पर आपको टाइम जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये एक्टिव आवर्स है। एक्टिव मतलब 6 से 7 घंटे अपना, आप जो बैक साइड है वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन के चेयर के सामने ग्लू करके बैठ जाओ, चिपका के बैठ जाओ, उठना भी नहीं है आपको, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी। ये होता है शॉर्ट टर्म या डे ट्रेडिंग। कैपिटल इन्वेस्टमेंट लो होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, बहुत हाई, क्योंकि रनिंग मार्केट्स में आपको अपने वॉच लिस्ट को टटोलना होता है कि क्या ब्रेकआउट हुआ, कहां पर क्या पुल बैक हो रहा है, क्या ये पोजीशन खुली है, यहां पर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, ये पोजीशन खुली है, इसको मेरे को ट्रेल करना है। ये रनिंग मार्केट, प्राइस जब ऊपर नीचे हो रहा है उस समय आपको करना होता है, रनिंग मार्केट में करना पड़ता है। तो इसीलिए आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि आपको क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। आपके पास जो सोचने का विंडो होता है, जो एक एनालिसिस करने का विंडो होता है, वो बहुत छोटा होता है। इसीलिए एक बहुत हाई स्ट्रेस जॉब है। और इसीलिए फ्रेंड्स, मेरी बात ठीक से समझिए, इसीलिए ये जो कंप्यूटर ट्रेडिंग है, HFT जिसे हम बोलते हैं, एल्गोस बोलते हैं, ये सब डे ट्रेडिंग में काम आते हैं। और ये जो बड़े बंदे हैं, HFT वाले हैं या जो भी एल्गोस वाले हैं, इन लोग डे ट्रेडिंग में ही गेम खेलते हैं। तो याद रखिएगा, डे ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो इस तरह का आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये स्ट्रेस लेवल है, ये कैपिटल लेवल। अब हम आते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? वही 35 to 40% एनुअलाइज रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 से 3 एक्टिव आवर्स आपको चाहिए। इसमें 2 से 3 एक्टिव आवर किस लिए चाहिए? आप आजकल तो बहुत तरीके हैं जहां पर आप जो अलर्ट्स लगा सकते हो, राइट। आप ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट्स लगा सकते हो, ज़ेरोधा में अलर्ट लगा सकते हो, या आपका कोई भी ब्रोकरेज वाला है, बहुत सारे मीडियम्स में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो अलर्ट सिस्टम आ गया। अपने ब्रोकर को बोल के छोड़ सकते हो कि भैया जब ये फलाना शेयर इस लेवल पे आएगा तो मुझे बोल देना, मुझे खरीदारी करनी है, मुझे बेचनी है। तो इसमें आपका टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, इनका आधा हो जाता है। 2 से 3 घंटे अगर आप एक्टिव टाइम देते हो कि हाँ काम के बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक बार देख ले क्या मार्केट कर रहा है, क्या चार्ट क्या बोल रहा है, देख लेते हैं, तो उसमें काम हो जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीडियम है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा हाई है। क्योंकि जनरली अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा ये इंटेंशन बोले कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इंक्लिनेशन होता है कि हम FNO में ट्रेड करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जब करते हैं तो हम FNO ज्यादातर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, और इसीलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी हाई हो जाती है। यहाँ पर इंट्राडे में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि हमें इंट्राडे में मार्जिन जो होती है वो काफी ज्यादा मिल जाती है। लेकिन जब हम
स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें डिलीवरी लेनी पड़ती है, या आपको कोई पोजीशन एक हफ्ते होल्ड करनी पड़ सकती है, या कोई पोजीशन 15 दिन, या हो सकता है एक एक्सपायरी के लिए होल्ड करनी पड़ सकती है। कोई भी एक लॉट आपने लिया, 2 लॉट लिए, 3 पोजीशन खुली है तो 3 लॉट खुली है, तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा मीडियम होता है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि आपका इंटेंशन 5-10% के मूव का है, और अगर गैप अप गैप डाउन कुछ खुलता है तो 5-10% मूव ऐसे ही साफ हो जाते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क आपका टाइट रहता है, थोड़ा सा रिवॉर्ड रिस्क दोनों टाइट रहता है, तो अपने पास वो जो मार्जिन होती है वो ज्यादा नहीं होती है। अब आते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, जहां पर हम एनुअलाइज्ड रिटर्न 40 to 50% की बात कर सकते हैं। देखिए ये जो रिटर्न जो मैंने लिखे हैं ना, ये मैं मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने कल कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया और दूसरे दिन से 50% 60% कमाने लगे। पहले सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद इस तरह के रिटर्न आएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये 40-50% रिटर्न निकालने में भी सर बाल सारे सफेद हो जाते हैं। सो पोजिशनल ट्रेडिंग में ये पॉसिबल है। एक्टिव आवर्स बहुत कम होता है, 1 से 2 घंटे भी एक्टिव की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 1 घंटा भी इनफ होता है ड्यूरिंग द डे, कि अगर आपको सिर्फ वही अलर्ट लगा के छोड़ देना है, अपना ट्रिगर हुआ एंट्री कर लो। बहुत कम एक्टिव आवर्स है, वीकेंड्स पे ज्यादा काम होते हैं, छुट्टी के समय काम होते हैं। संडे को थोड़ा ज्यादा काम करोगे, सैटरडे को थोड़ा ज्यादा काम करोगे, क्योंकि वहां पर हमें स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सर यहां पर हाई होती है, क्योंकि हमें डिलीवरी लेनी पड़ती है। कोई पोजीशन 6 महीने भी आप होल्ड कर सकते हो, कोई पोजीशन साल भर भी होल्ड कर सकते हो। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन दोनों की कंपैरिजन में करेंगे तो हाई होगी, स्ट्रेस लेवल एकदम लो होगा। आराम से पोजिशनल ट्रेडिंग वाले आराम से रह सकते हैं भाई, क्योंकि मुझे तो एंड ऑफ द डे से मतलब है। ड्यूरिंग द डे मार्केट क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं है। एंड ऑफ द डे हम 3:15 पे या 3 बजे हम देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। स्ट्रेस लेवल लो होता है। एनालिसिस, आपका जो ब्रेन है उसको एनालिसिस करने का टाइम ज्यादा मिलता है। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में एनालिसिस कर सकते हैं। भाई ये पोजीशन देखिए, वीकली चार्ट क्या बोलता है, मंथली चार्ट क्या बोलता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, होल्ड कर सकते हैं। तो एनालाइज करने का टाइम ज्यादा मिलता है। तो ये तीनों ट्रेडिंग स्टाइल्स के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, अपने एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेज है। कैपिटल क्या होता है, स्ट्रेस लेवल क्या होता है, कितना टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, आप देखिए आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। जो चीज है ये एकदम इन्वर्सली कोरिलेटेड। लो कैपिटल ज्यादा टाइम आवर्स, ज्यादा हाई स्ट्रेस लेवल हाई। मीडियम कैपिटल थोड़ा सा कम टाइम इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा हाई। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पोजिशनल ट्रेडिंग में हाई हो जाती है, लेकिन आपका टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है और स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम होता है। टाइम इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से आप अपने दूसरे काम कर सकते हो। आप जिस जॉब में हो जॉब की ड्यूटीज को कर सकते हो। आप अगर अपने बिजनेस में हो तो बिजनेस कर सकते हो आराम से, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। स्टॉक मार्केट से भी पैसा आ रहा है, अपना काम भी चलते जा रहा है। लेकिन सीखना जरूरी है सर, सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे ये सब कुछ नहीं है। एनुअलाइज्ड रिटर्न है ना, सिर्फ ये एक जैसे बोलते हैं ना लाइंस ड्रॉन ऑन सैंड होती है, बिना सीखे। सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए ये जो टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये ट्रेडिंग के लिए टाइम इन्वेस्टमेंट हो रही है, सीखने का अलग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। वो आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है, या आपके कितना जल्दी आप कुछ सीख सकते हो, कितना जल्दी आप कुछ एब्जॉर्ब कर सकते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो ये होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये तीनों ट्रेडिंग स्टाइल मैंने आपके साथ डिस्कस की। कैपिटल वर्सेस मनी, आप सबसे बड़ा जरूरत कि भाई सर कैपिटल कितना हो और मनी कितना हो। कैपिटल और मनी में देखिए फर्क ये होता है कि कैपिटल में आपका कोर कैपिटल कितना होता है, आपके पास असल में कैश कितना है, राइट। मतलब कि आपका खुद का कमाया हुआ कैपिटल कितना है, आपका खुद का इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है। डेट मनी नहीं है, मार्जिन वाले नहीं, ये खुद का कैपिटल कितना है। और मनी होता है जो मार्जिन होता है, उसको भी हम लेके मनी बोलते हैं कि भाई मेरा कैश फ्लो इतना है, राइट। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, अब उससे मैं अगर फ्यूचर ट्रेड करूंगा तो मुझे 10 लाख में 15 लाख का मार्जिन मिल जाएगा। तो 10 लाख तो आपका कैपिटल हो गया और ये 15 लाख मनी हो गया, उसमें 5 लाख रुपए डेप्ट है। तो कैपिटल और मनी में ये फर्क समझिए। वो जो आप जब खरीदते हो ना, फ्यूचर खरीदते हो, तो उसमें मार्जिन मनी पे करते हो, राइट। और वो आपको 15 लाख का माल 10 लाख रुपए में देता है, तो आपकी कैपिटल 15 लाख नहीं हुई है, आपकी कैपिटल 10 लाख की है। लेकिन प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो 15 लाख पे आप कमाओगे, 15 लाख पे खोगे। इस चीज का ध्यान रखिए। फ्यूचर ऑप्शंस में जब भी ट्रेड करते हो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, इधर में दिमाग में डाल के रखिए। 10 लाख का कैपिटल है तो आपको हो सकता है 15 लाख का माल खरीदने दिया जा सकता है। मार्केट में फ्यूचर्स में माल आपको दिया जा सकता है खरीदने, आप खरीद सकते हो। लेकिन उसका नफा नुकसान जो होगा वो 15 लाख पे ही होगा। और आपकी कैपिटल जो है वो 10 लाख की है। मनी आपके पास 15 लाख है, लेकिन आपकी कैपिटल 10 लाख है। 5 लाख रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिले हैं वो उधारी के हैं।
वो उधार है। और इससे एक और बात मेरे जहन में आई कि लोग बोलते हैं कि 10 लाख के कैपिटल से मैं मार्जिन लेके ट्रेड करूंगा। पहले आप अपने पैसों से ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो जाइए। आपके पास चाहे जितने पैसे भी हो, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1 लाख, जितने भी पैसे आपके पास हैं, आप पहले उन पैसों से ट्रेड करिए जो आपके स्कैर्ड मनी नहीं है, जिसको आपको खोने का डर नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि क्या डिफरेंस है एक रिटेल ट्रेडर में, आपके जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर में क्या डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस होता है एक बड़ा मनी मैनेजर में या एक बड़े बंदे में जो बैठ के आपको ज्ञान दे रहा है, उसमें क्या फर्क होता है। सो पहले आप अपने कैपिटल से कमाना सीखो और उसके बाद आप उधार की कैपिटल लो और कमाओ। मैं एक चीज में, देखिए मैं बिजनेस भी करता हूं और अपने फैमिली बिजनेस में भी इन्वॉल्व हूं, तो मेरे पिताजी मुझे एक बात बोलते हैं कि अगर तुम अपने घर के पैसों से पैसा नहीं बना सकते तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि उधार लिए हुए पैसों से तुम पैसा बना लोगे। जब मैं अपने घर के पैसे से पैसा नहीं बना सकता तो मैं उधार लिए हुए पैसे से पैसा कैसे बना सकूंगा। और वो उधार का पैसा मुझे वापस चुकाना है, वो मेरी बाप की जागीर नहीं है, वो मुझे वापस चुकाना है। तो याद रखिएगा, जब भी आप हमेशा जब मार्जिन के बारे में ट्रेड करने की सोचते हैं, जब आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने की सोचते हैं, तो ये चीज हमेशा अपने बैक ऑफ माइंड रखिएगा कि क्या अगर मैं ये अपने पैसे से ट्रेड करता तो क्या मैं इसमें प्रॉफिटेबल रहता, क्या मैं अपने पैसों से ट्रेड करके प्रॉफिटेबल रह चुका हूं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछिएगा फ्रेंड्स फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करने के पहले। ट्रेडिंग कैपिटल क्या होता है? कोई भी बिजनेस को एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए ऑपरेट करने के लिए, वो ट्रेडिंग कैपिटल होता है। आप कितने रुपए अलॉट कर रहे हैं स्टॉक्स खरीदने में या ट्रेडिंग करने में, वो ट्रेडिंग कैपिटल होता है। और वो आपके ट्रेडिंग कैपिटल में आपका कैश रिजर्व भी आता है, जो कि आपको बाद में जरूरत पड़ सकती है ट्रेडिंग करने के लिए। तो मतलब कि एक ट्रेडिंग कैपिटल एक टोटल अमाउंट होता है जो कि आप ट्रेडिंग करने में इस्तेमाल करोगे, एलोकेट करोगे स्टॉक ट्रेडिंग में, वो होता है ट्रेडिंग कैपिटल। और एक चीज याद रखिएगा, ये आपकी स्कैर्ड मनी नहीं होनी चाहिए। स्कैर्ड मनी से मेरा मतलब ये है कि आप जो ट्रेडिंग कैपिटल इस्तेमाल करते हो, वो ट्रेडिंग कैपिटल आपके घर की ईएमआईज के पैसे नहीं होने चाहिए, आपकी दिनचर्या जो होती है, राइट। अगर आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 5 लाख रुपए घर चलाने के लिए है और आपने 5 लाख रुपए ट्रेडिंग कैपिटल में लगा दिए, 2 महीने आपको लॉस हुआ तो आपके घर में तकलीफ आ जाएगी। आपके मेडिकल इमरजेंसी के पैसे नहीं होने चाहिए, आपके बेटे बेटी की शादी की एजुकेशन की फंड के पैसे नहीं होने चाहिए, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं होना चाहिए। ये ऐसा पैसा होना चाहिए जो कि आप रेडी हो खोने के लिए, कि कल के दिन में मैं ये 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं स्टॉक मार्केट में, कल के दिन में अगर ये पैसा जीरो भी हो जाता है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये माइंडसेट क्यों जरूरी है मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आपको सबको ये बोलते हैं कि स्कैर्ड कैपिटल नहीं हो, स्कैर्ड कैपिटल नहीं हो। क्यों नहीं हो स्कैर्ड कैपिटल? क्या लॉजिक है इसके पीछे, आप बताओगे मुझे? तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। जो भी बात करेंगे हम सब लॉजिक से करेंगे, देखिए, और एकदम साफ और एकदम क्लियर टर्म से बात करेंगे। मैं घुमा फिरा के बात करना मुझे नहीं आता है, मैं सिखाई नहीं हूं ये चीज। तो सबसे पहले जरूरी, यू नीड मनी टू मेक मनी। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैसे कमाने के लिए आपको पैसा चाहिए। मैं भी सर सोशल मीडिया पे हूं, मैं भी ट्विटर पे हूं, मैं भी लिंक्डइन पे हूं, खासकर ट्विटर पे या यूट्यूब पे मैं भी हूं। और जो M2M में जब देखता हूं ना कि इसने 50 लाख रुपए बनाए, 30 लाख रुपए बनाए, 15 लाख एक हफ्ते में एक दिन ट्रेड करके, भी 15 लाख रुपए आपने बनाए, उसके लिए कितनी कैपिटल आपने डाली ये कोई नहीं बताएगा। सब फॉर्ज्ड है सर, सब फॉर्ज्ड है सर, चोर हैं। ये जो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के जो ये M2M पोस्ट कर रहे हैं आपको, जो एक्सपायरी के जो ट्रेड पोस्ट कर रहे हैं सर, बिना पैसे के पैसा नहीं बनेगा। देखिए, बहुत लोग हमारी टीम के पास फोन करते हैं, बहुत लोग हमें फोन करते हैं और बोलते हैं कि सर क्या कैपिटल चाहिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए। मैं हमेशा उनसे पूछता हूं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो
कई महाशय होते बोले सर साल का 1 महीने का 1 लाख रुपए तो मिल जाए। 1 महीने का 1 लाख रुपए मिल जाए, वेरी गुड। भाई आपकी कैपिटल कितनी है? सर मेरी कैपिटल 2 लाख है। तो 2 लाख रुपए लेकर आप हर एक महीने 1 लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हो, हर एक महीने आप 50% रिटर्न की बात कर रहे हो। मैं उनको हाथ जोड़ता हूं, मैं कहता हूं भाई मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं उतना सक्षम नहीं हूं, मैं कुबेर नहीं हूं कि हाथ ऐसे किया, यहां आपने 1 लाख रुपए डाले, यहां से 2 लाख रुपए निकले, मैं उतना सक्षम नहीं हूं। एक्सपेक्टेशंस हमेशा मॉडरेट रखे और रियलिस्टिक रखे। कोई धंधा ऐसा नहीं है सर जो आपको 1 लाख का 2 लाख बना के दे हर एक महीने। हाँ, अगर बस बैंक में डकैती करनी है, चोरी करनी है, चरस गांजा बेचना है, स्मगलिंग करनी है, तब अलग बात है। यू नीड मनी टू मेक मनी सर, यू नीड मनी टू मेक मनी। और अपनी एक्सपेक्टेशन देखिए, बहुत अच्छे ट्रेडर अगर आप हैं, 5-7 साल से काम कर रहे हैं, तो 3% 4% पर मंथ से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। साल का 30-40% निकाल लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स हो इन द वर्ल्ड। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट रखिए और कभी भी ड्रिवन अवे मत होइए। फैक्ट को समझिए, फैक्ट समझना बहुत जरूरी है। 50 लाख 10 लाख रुपए लेके आप 50 लाख नहीं कमा सकते सर, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अगली बार से कोई भी M2M अगर आप देखो, कोई बड़ा M2M जो पोस्ट कर रहा है 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, भाई उससे कैपिटल तो उसका पूछ ले, कितने कैपिटल पे बनाया भाई, ये तो बता दे मेरे को। सब फेक नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हाउ प्राइसेस मूव, प्राइस कैसे मूव होती है। अभी स्टॉक मार्केट में जब हम बात करते हैं कि भाव बढ़ गया, भाव गिर गया, ये 200 रुपए बढ़ गया, 300 रुपए गिर गया, निफ्टी 50%, निफ्टी आज 100 पॉइंट बढ़ा, निफ्टी 200 पॉइंट गिरा, भाई प्राइस कैसे मूव होते हैं। एक्चुअली डिमांड और सप्लाई वर्क करता है। मोस्ट ऑब्वियस आंसर है भाई, हाउ द प्राइसेस मूव्स, डिमांड और सप्लाई से प्राइस मूव होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये इकोनॉमी, जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो सब चीज डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। कोई भी चीज, जिसी का डिमांड ज्यादा है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, जिसी का सप्लाई ज्यादा है उसकी प्राइस गिर जाएगी। जो सब बेच रहे हैं वो सप्लाई है, उसकी प्राइस गिरेगी, जो सब कुछ खरीद रहे हैं उसकी डिमांड ज्यादा है, उसकी प्राइस बढ़ेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये सप्लाई डिमांड कौन क्रिएट करता है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। हु क्रिएट्स दिस सप्लाई एंड डिमांड। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं जो ये डिमांड सप्लाई क्रिएट करते हैं। उन्हें मार्केट प्लेयर्स या मार्केट मेकर्स बोला जाता है। ये एक फर्म होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं जो बहुत एक्टिवली ट्रेड करते हैं। कोई खरीदता है, कोई बचता है, बेचता है, बड़ा अकाउंट होता है, और ये जो है सप्लाई और डिमांड क्रिएट करते हैं, और हम उन सप्लाई डिमांड को देखते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। तो देखिए, ये सब है मार्केट प्लेयर्स, मार्केट में खेलने वाले, मार्केट में ट्रेड करने वाले। बैंक्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, HNI इन्वेस्टर होते हैं, और आपके और हमारे जैसे छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स, आप जैसे मेरे जैसे। तो ये सब 3-4 जो एक ब्रॉड कैटेगरी है, बैंक्स, हेज फंड, म्यूचुअल फंड, HNI इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में। जो मार्केट मेकर्स होते हैं, मार्केट प्लेयर्स होते हैं। मार्केट मेकर्स ऑफ कोर्स रिटेल ट्रेडर नहीं होते, लेकिन हाँ, बाकी ये सब जो है मार्केट मेकर्स होते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मार्केट मेकर और मार्केट प्लेयर, मतलब एक रिटेल ट्रेडर और इन सब मार्केट मेकर्स में क्या फर्क है? क्या फर्क है बैंक्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड, HNI ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स में? आप में और हम में और इन सब में क्या फर्क है? क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, देखते हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स, सबसे पहले हमारा एडवांटेज ये है कि हमारा साइज जो है वो कंट्रोल में रहता है। छोटे पैसे हैं, कोई स्टॉक खरीदना है 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, छोटे पैसे,
साइज हमारा कंट्रोल में रहता है। हम जानते हैं कि इसी लिमिट में हम खरीद सकते हैं। हमारे पास 5 लाख रुपए हैं तो 5 लाख के स्टॉक्स ही हम खरीद सकते हैं। वो हमारा साइज जो है वो कंट्रोल में रहता है। बड़े मार्केट जो प्लेयर्स होते हैं उनके पास ये एडवांटेज नहीं होता। वो बड़े पैमाने पे काम करते हैं, उनका जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है। दूसरा, हम अपने ओन डिसीजन तुरंत ले सकते हैं। हमें निकलना है तो 1 मिनट में हम डिसीजन लेके मार्केट से निकल सकते हैं। वी कैन गेट आउट इन जस्ट 1 सेकेंड। तो हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, बहुत जल्दी ले सकते हैं। लेकिन मार्केट जो मेकर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो ऐसे चुटकी मार के इतना हलवा, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि निकल गए तुरंत, वो नहीं कर सकते। वो इतनी जल्दी से निकल नहीं सकते मार्केट से। बहुत सारी चीजें जो इफेक्ट करती है उनको। लेकिन यहां पर देखिए सबसे ज्यादा जरूरी, और इस स्लाइड को, ये पूरी प्रेजेंटेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड मान के चलिएगा कि मार्केट मेकर्स जो होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, HNIs होते हैं, जो हेज फंड्स होते हैं, उनके जो मैनेजर्स होते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑफ फंड्स तो होते ही हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ फंड्स तो उनके पास ही होते ही है, साथ में उनको मिलती है सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन। इसका मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट से या स्टॉक मार्केट के लॉस से उनको कोई खास इफेक्ट नहीं होता। हाँ, बोनस पर्क्स अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज लॉस हो गया, मार्केट गिर गया, आज उनको लॉस हो गया तो वो घर जाके खाना नहीं खा पाएंगे, या उनके फाइनेंसेस में बहुत बड़ी डिफिकल्टी आ जाएगी, या उनकी EMIs पूरी नहीं होगी, या उनके लोन्स जो बहुत पूरे नहीं होंगे। ऐसा उनके पास नहीं है, क्योंकि उनको कमीशन, सैलरी मिलती है। एक तरह से वो सेफ है, क्योंकि रेगुलर फ्लो ऑफ फंड्स, पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है। उनको पैसे बनाने की खुजली नहीं है। दे डोंट हैव द अर्ज टू मेक मनी, जो कि हम रिटेल ट्रेडर्स में, छोटे ट्रेडर्स में कूट कूट के भरी है। मार्केट ऊपर जाओ या नीचे जाओ कोई मतलब नहीं, पैसा मेरे को बनाना है भैया। ये अपने अंदर कूट कूट के भरी है। अर्ज टू मेक मनी, अर्ज टू ट्रेड एवरी डे, अर्ज टू बी एक्टिव एवरी डे। वो ऑप्शन में कमा रहा है, ऑप्शन करते हैं। अरे वो फ्यूचर्स में कमा रहा है, फ्यूचर्स करते हैं। वो कमोडिटीज में कमा रहा है, कमोडिटीज करते हैं। इंट्राडे में इतना रुपए कमा रहा है, इंट्राडे करते हैं। ये हमारी अर्ज है, अर्ज टू मेक मनी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारा, और कोई डिसएडवांटेज नहीं है, और कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। बाकी सब चीज ठीक है, राइट। मार्केट में मेकर जैसा प्रूव होगा, ठीक है। वो जो बड़े प्लेयर है उन्होंने 10 रुपए में खरीदा, हम 15 रुपए में खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अर्ज टू मेक मनी सर, आपको पैसे बनाने की जो खुजली है ना, वो आपको मारती है। ये खुजली आपको कब होना बंद होगी? तब जब आप अपने स्केर्ड फंड्स को यूज नहीं करोगे। आप एक इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट डेवलप कर लोगे। आप जब अपना काम कर रहे हो, आपकी जो सैलरी है वो आ रही है, आप कोई बिजनेस में हो, उसमें से आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, उसमें से आपको रेवेन्यूज मिल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम है उसका आपने 2 पार्ट कर दिया, सेविंग्स की 2 पार्ट कर दी। एक आपने लगा दी फिक्स्ड में, FD वेफडी वगैरह वगैरह कुछ कर दी, और एक आपने लगा दिया स्टॉक मार्केट में। अभी आपको वो डर नहीं है कि अगर मुझे लॉस हो गया, अगर मैंने ये पैसा खो दिया, तो मैं घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपनी EMIs पूरी नहीं कर पाऊंगा, मेरे बेटे की फी मैं नहीं भर पाऊंगा। ये वो डर आपको नहीं होता है। और ये जो मार्केट मेकर्स होते हैं ना, इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। और ये जो हम बाकी बोलते हैं ना, माइंडसेट हमें ट्रेनिंग करनी है, माइंडसेट ट्रेनिंग करनी है। सर माइंडसेट नहीं है, सर माइंडसेट नहीं है। अरे माइंडसेट भैया कैसे तुम डेवलप करोगे? तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम कहां पर गलत हो रहे हो। भाई तुम डॉक्टर के पास जाओगे, उसको बोलोगे कि मेरे पेट में दर्द है, जब तो वो तुम्हें पेट दर्द की दवाई देगा।
तो पहले तुम ये जाके देखो कि तुम गलती कहां कर रहे हो, तुम्हें कौन सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तुम कौन सी जगह पे तुम्हारा साइकोलॉजिकल माइंडसेट, साइकोलॉजिकल मेकअप हिल जाता है। और मैं आपको बताता हूं कि 99.99% यही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वो जो 9 to 5 जॉब छोड़ दो और शैकल्स ऑफ 9 to 5 बी योर ओन बॉस, ये सब बकवास बातें हैं सर। नहीं मेहनत करोगे ना पैसा नहीं कमाया जाएगा। ये माइंडसेट छोड़ दो कि काम नहीं, बिना काम किए पैसे कमा लोगे आप, बिना एफर्ट डाले पैसे कमा लोगे। जो स्टीव जॉब है, जो एलन मस्क है, 18 घंटा काम करते हैं, ये 12 घंटा काम करते हैं, 14, 16 घंटा इन लोग काम करते हैं। बेवकूफ है इन लोग। सर वो एटीट्यूड छोड़ दीजिए कि आप ट्रेडिंग करने लगोगे, लैपटॉप लोगे, बीच पे बैठोगे, अपने बॉक्सर पे बैठे हो, सामने सन बात ले रहे हो, सामने पहाड़ है, लेक है, लैपटॉप खोल के बैठे हो, ट्रेड कर रहे हो। बहुत देखता हूं मैं ऐसे फोटोज, मजा आ जाता है सच्ची। मतलब कि इतनी हंसी आती है ना कि भाई तुम दिखाना क्या चाह रहे हो। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। तो सर ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये सब चीज में कभी मत जाइए। एक ही चीज है, अपने जो स्कैर्ड मनी है, जो आप सोचते हो कि आप लॉस नहीं कर सकते, उसको यूज मत करिए। और जो आप सोचते हो कि यस ये मैंने मेरे लर्निंग के लिए मैंने रखी है, ये मैंने लर्निंग के लिए बचा के रखी है, इसे मैं यूज करूंगा स्टॉक मार्केट से लर्न करने के लिए, आप उसको यूज करिए, बहुत फायदा मिलेगा। तो लेट्स गेट डाउन टू वर्क और हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल एरियाज ऑन चार्ट्स दैट इंडिकेट पोटेंशियल सप्लाई एंड डिमांड। हॉरिजॉन्टल एरियाज ऑन द चार्ट विच इंडिकेट्स पोटेंशियल सप्लाई एंड डिमांड। तो एरियाज है और पोटेंशियल है, ये दो वर्ड को मैंने लाल में मार्क किया है, लाल अक्षरों में लिखा है। क्यों लिखा है अभी मैं बताऊंगा। लोग आपको बोलते हैं कि एरिया मार्क किया करो, एरिया मार्क किया करो। एरिया क्यों मार्क किया जाए, किस लिए मार्क किया जाए, ये मैं आपको आज बताऊंगा। कारण है इसका कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक एरिया होता है। क्यों एरिया होता है मैं आपको बताऊंगा आज। देखिए आज आपको पता चलेगा क्यों एरिया, बहुत जनों को बोलते सुना होगा। वर्क्स इन ऑल टाइम फ्रेम एंड ऑल मार्केट्स। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है, ये बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये हर एक मार्केट में हर एक टाइम फ्रेम पे काम करती है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैन बी यूज्ड ऑन द चार्ट्स यूजिंग ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस। बहुत तरीके हैं जो कि हम चार्ट्स पे यूज करेंगे देखने के लिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे खोजा जा सकता है और कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग में। तो पहले लेट अस अनलर्न। मैं आपको लेट अस लर्न नहीं बोलूंगा, लेट अस अनलर्न बोलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आज बहुत सी चीजें हैं जो आप एक अलग नजरिया से देखने वाले हो, एक अलग तरीके से देखने वाले हो। तो चलिए चार्ट्स पे और देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्यों एरिया की बात करते हैं और क्यों मैंने वर्ड पोटेंशियल यूज किया था। अब मैंने आपके सामने एक चार्ट खोला है, कोई सा भी चार्ट आप खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे मैंने आपको कहा कि एक हॉरिजॉन्टल एरिया होता है। तो देखिए वो एरिया हम मार्क करेंगे जहां पर प्राइस ने सबसे ज्यादा वक्त गुजारा है। तो इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये एरिया पे जो प्राइस है उसने सबसे ज्यादा वक्त गुजारा है। ठीक है, तो ये एरिया एक सपोर्ट एरिया हो गया। देखिए यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर देखिए कई बहुत समय तक यहां पर भी प्राइस ने वक्त गुजारा है इस एरिया में। तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया हो गया है, ये एरिया एक वैल्यू एरिया हो गया है, जहां पर हम इस एरिया को बोलेंगे सपोर्ट का एरिया बन चुका है। ठीक है, अब हम इसे एरिया क्यों बोल रहे हैं और ये पोटेंशियल क्यों होता है, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये एक एरिया क्यों होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्ट्रेट लाइन मुझे बनानी, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होती, हम पिन पॉइंट क्यों नहीं कर सकते कि 230 से ही घूमेगा, 300 से ही घूमेगा, या इसका लो कितना है। अगर मैं आपको बोलूं इसका लो है 298 पे ही टच करके घूमेगा, हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते। लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप एक एरिया बताते हो, आप एरिया क्यों बताते हो, क्योंकि मैं इसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर ये जो मार्केट नीचे की तरफ ड्रिवन हो रहा है, ये मार्केट जो नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां पर एक प्रीवियस सपोर्ट है, ये जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब देख रहे हैं।
ये सब देख रहे हैं, वो बैंक देख रहा है, वो HNI देख रहा है, वो हेज फंड देख रहा है, वो म्यूचुअल फंड देख रहा है, वो सब। आप रिटेल ट्रेडर हैं, हम रिटेल ट्रेडर हैं, हम भी देख रहे हैं। ये लाइन हम देख रहे हैं कि यहां पर एक मोस्ट प्रोबेबली एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया है जिसमें हो सकता है प्राइस आके रुके, यहां से बाउंस खाए और वापस ऊपर की तरफ जाए। तो अभी यहां पर कौन देख रहे हैं? 5-5, 6-6 पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं, और ये 5-6 पार्टिसिपेंट्स ब्रॉड कैटेगरी है, राइट। इसमें 5 कम से कम अगर हम बोले तो लाखों लोग देख रहे हैं, जिन्हें हम इन 5 कैटेगरीज में बांट दिए हैं, राइट। हो सकता है 50 हेज फंड देख रहे हैं, 20 HNI देख रहे हैं, लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स देख रहे हैं इस एरिया को, जो हमें एक सपोर्ट एरिया लग रहा है। अब यहां से जब प्राइस नीचे आना शुरू करता है, तो अब यहां पर जब प्राइस आता है तो आप या मैं सोचता हूं कि यार एक काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं नीचे तक घूमूं, या हो सकता है नीचे जब जाए तो मैं खरीद नहीं सकता, कोई कारण से मैं खरीद नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूं, अपनी एंट्री इधर में कर लेता हूं। तो आपने अपनी एंट्री इधर में कर ली, एक एंट्री यहां पर हो गई। दूसरा हेज फंड वाला है, वो थोड़ा देर रुकता है, वो बोलता है नहीं थोड़ा नीचे जाने दे, उसके बाद ही खरीदेगा। अब ये जैसे सपोर्ट के पास आता है फ्रेंड्स, वो हेज फंड वाला वो यहां पर खरीद लेता है, बोलता बस आ गया सपोर्ट के पास, यहां पर देखिए पिछले बार प्राइस ने रुका था, मैं यहां पर खरीद लेता हूं, और उसके बाद वो यहां पर अपनी एंट्री बना लेता है इस सपोर्ट को देखकर, और यहां पर आके प्राइस रुकती है। तीसरा HNI वाला जो इन्वेस्टर है, वो बोलता है वो हो सकता है प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ दे, हो सकता है प्राइस यहां नहीं रुके, तो मैं वेट करूंगा कि प्राइस इसके नीचे जाए और वहां से घूमे तो ही मैं खरीदूंगा। तो तीसरा जो प्लेयर है वो हो सकता है वो इधर में कहीं पर खरीद रहा है और प्राइस ऊपर गई। तो अब आप देखो 3 तरह के लोग, 3 तरह के थॉट प्रोसेस, तीनों का थॉट प्रोसेस सही है, किसी का थॉट प्रोसेस गलत नहीं है। तीनों ने क्या दिमाग लगाया, अपना अपना दिमाग लगाया, अपनी अपनी थॉट प्रोसेस बनाई, अपनी अपनी थॉट प्रोसेस चलाई, और इसी के वजह से यह बन गया एक जोन, एक एरिया बन गया। ये एक एरिया बन गया माय फ्रेंड्स। और देखिए फिर प्राइस ऊपर जाके इस एरिया को टच करके वापस ऊपर की तरफ बाउंस करती है, इसीलिए एरिया की बात किया जाता है। इसीलिए एक जोन, पोटेंशियल एरिया होता है, पोटेंशियल जोन होता है, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा या एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेम फंडा रेजिस्टेंस में भी यूज होता है। द सेम फंडा इज यूज्ड इन रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है अपने को? एकदम सिंपल है, कुछ झमेला नहीं है, कुछ झोलझाल नहीं है, एकदम सिंपल है। सीखा कुछ नया? सीखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ट्विटर पे बताइए कि क्या नया सीखा, और पोटेंशियल क्यों होता है। चलिए अब हम लोगों ने ये सीख लिया कि एरिया क्यों हम बोलते हैं, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल क्यों होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल एरिया। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर हमने अपना सपोर्ट बनाया, राइट। यहां पर किसी ने खरीदा, या यहां पर देखिए किसी ने खरीदा, एक सपोर्ट बनाया। अब जब प्राइस यहां पर आ रहा है, राइट, यहां पर आ रहा है, इधर में आ रहा है, तो किसी ने यहां खरीदा, प्राइस ऊपर गई, किसी ने यहां खरीदा, प्राइस ऊपर गई, यहां खरीदा, प्राइस ऊपर गई। अब 2 लोगों ने, एक रिटेल ट्रेडर, मैंने, आपने, मनसुख भाई ने, हंसुख भाई ने, सबने यहां पर खरीद लिया, ठीक है। आपने मनसुख भाई को फोन किया कि भाव चंगा, मनसुख भाई ले लियो, 360 पे तो बाउंस खाता ही खाता है सर, ले लो। आपने लिया, मनसुख भाई को दिलाया, मनसुख भाई ने रामनिक भाई को दिलाया, रामनिक भाई ने जिग्नेश भाई को दिलाया, जिग्नेश भाई ने इस भाई को दिलाया, तो बस सब भाई भाई मिलके यहां पर करने लगे ट्रेडिंग, और थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया ऊपर। तो जो बड़ा भाई है ना, जो FIIs है, DIIs हैं, जो म्यूचुअल फंड है, जो हेज फंड है, जो बड़े भाई हैं, सबके भाई, जो बोलते हैं ना पूरे देश का भाई है, सलमान भाई, उन्होंने देखा कि यार उनके पास कोई न्यूज आई, उनके पास कोई इनसाइड न्यूज आई, या उनके पास कोई खबर आई, बोले कि यार बस हो गया, अब यहां से ना मार्केट को तोड़ना है, मेरे को मार्केट को तोड़ना है।
अब मेरे को यहाँ से निकलना है, तो वो अपने निकलने की प्लानिंग यहाँ से कर रहे हैं, वो अपनी निकलने की प्लानिंग यहाँ से कर रहे हैं, वो अपनी निकलने की प्लानिंग यहाँ से कर रहे हैं, और फाइनली वो देखे कि उनके ऑर्डर्स जो हैं एब्जॉर्ब हो गए। अब फाइनली अब वो देख रहे कि अब उनके ऑर्डर्स और एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जितने हंसुख भाई, रमणीक भाई, जिग्नेश भाई, जितने को फंसाना था सबको फंसा लिया। अब क्या कर रहे हैं भैया, ये देखो ये कर दिया। तो ये जो पोटेंशियल सपोर्ट था, इसीलिए इसे पोटेंशियल सपोर्ट बोलते हैं कि ये सपोर्ट इस बार नहीं काम किया, प्राइस टूट गई, इसीलिए पोटेंशियल। नथिंग इज श्योर शॉर्ट इन द मार्केट्स। कोई श्योर शॉर्ट नहीं होता है सर मार्केट में। आपने खरीदा तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहां पर होना चाहिए। पोटेंशियल होता है, इसीलिए हम इसे स्टॉप लॉस इसीलिए यूज किया जाता है। फिर लाइव सेशन पूछेंगे सर मैंने तो 360 में खरीदा था, अभी 190 भाव हो गया, क्या करे सर, रात को नींद नहीं आ रही है। भाई तुमने 360 में खरीदा था तो उसके नीचे कोई स्टॉप लॉस लगाया था? सर लगाया था ना, लेकिन सर लॉस कैसे ले ले सर? अरे भैया 360 में तुमने खरीदा तो 350 का स्टॉप लॉस लगाया, 354 का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं लोगे। अब 190 रुपए, ये जो स्टॉक की प्राइस आधी होगी तुम उस पर बैठे हो, 50% का स्टॉप लॉस ले रहे हो। सर भूल हो गई, अब क्या करें भैया, अब क्या करें? तो सर इसीलिए एक एरिया होता है और इसीलिए एक पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको माना जाता है। उसी तरह से सर रेजिस्टेंस भी काम करता है, रेजिस्टेंस भी एक पोटेंशियल एरिया होता है। कोई पिन पॉइंट मतलब एग्जैक्ट डॉट नहीं होता है। तो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं सर स्टॉक मार्केट में सर्टेन क्या होता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज सर्टेन इन द स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में सर्टेन होते हैं आपके लॉसेस तो होंगे, दिस आई कैन गारंटी विद सर्टेनिटी। स्टॉक मार्केट में आप क्या गारंटी कर सकते हो? मैं स्टॉक मार्केट में लॉसेस की गारंटी कर सकता हूं कि लॉसेस होंगे मार्केट में। कोई किसी के पिताजी, दादाजी, नानाजी, मामा जी नहीं बचा सकते लॉस को। लॉसेस विल बी देयर एंड आई कैन गारंटी दैट। इफ यू वांट एनीथिंग, लोग बोलते हैं ना गारंटी दीजिए, गारंटी है भाई, लॉस की गारंटी है। सर प्रोग्राम करके क्या गारंटी है कि मैं कमाऊंगा? मेरे बेटे एक बॉस प्रोग्राम करके कमाई की तो गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ तू अगर मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा, मेरे मेंटरशिप को ज्वाइन करेगा तो लॉस की गारंटी जरूर है। मैं तेरे को बता सकता हूं, लॉस तो तेरे को होगा ही। मतलब क्या आदमी है यार, ये तो लॉस की गारंटी दे रहा है। वो पीछे वाला तो बोल रहा था कि 10 लाख का प्रोग्राम करो, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख कमा के देंगे, और ये बंदा बोलता लॉस होगा तेरे को। सच्ची बात बोलो, सत्य वतन जो है, बिना लॉस के प्रॉफिट नहीं हो सकता, लॉस तो लेना ही पड़ेगा। तो अभी आप समझे क्या है, अभी आगे चलते हैं और करेक्ट वे टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। करेक्ट वे टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो हमें डुअल टाइम फ्रेम यूज करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करने के लिए। पहला रूल होता है यूज डुअल टाइम फ्रेम, 2 टाइम फ्रेम यूज करेंगे। दूसरा रूल होता है नंबर ऑफ टेस्ट, मतलब कि एक बार प्राइस जाकर उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को कितने बार टच करती है, कितने बार किस करती है, उस पे डिपेंड करता है कि आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना बेटर है। तो कई बार आप देखोगे ना कि जो ट्रेड करते हैं जो बंदे, वो आर्ली चार्ट पे भी बना रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट पे भी बना रहे हैं, 10 मिनट के चार्ट पे बना रहे हैं। दिखाता हूं मैं आपको, चलिए। तो ये चार्ट पे मैंने आया, ये है अब पहले आपने क्या किया, आपने खोला वीकली चार्ट, या चलिए आपने मंथली चार्ट खोला। मंथली चार्ट पे क्या किया आपने, बनाया रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना शुरू किया, और सेंट्रल लाइन ली, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, और यहाँ सपोर्ट बनाया, राइट। यहाँ पर भी आप बोलेंगे प्राइस ने था, यहाँ सपोर्ट बना दिए। तो आपको मंथली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। फिर आप आएंगे वीकली चार्ट पे, हाँ वीकली चार्ट पे मोरलेस सेम जगह पर ही है, आपने यहाँ पर बना दिया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जो अपने को थोड़ी देखने में डिफ्रेंशिएट करने में समझ में आ जाएगा कि भाई ये वीकली चार्ट पे बना है। तो यहाँ पर मैंने एक तो बना दिया, और कोई खास एरिया दिख रहा नहीं। फिर मैं डेली चार्ट पे आ जाता हूँ। अब डेली चार्ट पे आ जाते हैं तो डेली चार्ट पे बहुत सारे लाइंस दिख रहे हैं, राइट। तो मैंने डेली चार्ट पे
यहाँ पर बना दिया, और डेली चार्ट पे फिर यहाँ पर भी एक बना दिया, फिर डेली चार्ट पे लाइंस हो गए बहुत सारे। तो मैं डेली चार्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसे रेड करता हूँ, एक्सक्यूज मी। और फिर हम आ गए आर्ली चार्ट पे। अब आर्ली चार्ट पे तो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन दिख रहे हैं, यहाँ बना देते हैं, इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ, या चलिए ये तो सेम कलर हो जाएगा, ऑरेंज कर देता हूँ, येलो करके। हाँ, अब आर्ली चार्ट पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देते हैं। मैं इधर बना दिया, ये भी अच्छा लग रहा है एरिया, इधर बना दिया, ये भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी स्विंग है, इधर बना दिया। तो अब आप ट्रेड करने जब बैठ रहे हो तो आपके चार्ट्स पे सिर्फ आपकी किस्मत की लकीरें ही लकीरें दिख रही हैं। कितनी सारी लकीरें, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट। अरे भाई यहां से प्राइस जाएगा ऊपर तो यहाँ रेजिस्टेंस खाएगा, यहाँ खाएगा, यहाँ खाएगा, यहाँ खाएगा। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, मैं ट्रेड कहाँ करूं? अरे नीचे जाएगा यहाँ, अरे भाई ट्रेड कहाँ करूं? ये भी तो सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस। लॉन्ग करूं कि शॉर्ट करूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे ऊपर भी सपोर्ट है, नीचे भी सपोर्ट है, 1 घंटे का सपोर्ट है, 1 दिन का सपोर्ट है, 1 हफ्ते का सपोर्ट है, 1 महीने का सपोर्ट है, क्या करूं? कंफ्यूजन, दिमाग में तोप, बूम 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 बूम। डुअल टाइम फ्रेम यूज करिए, सिर्फ 2 टाइम फ्रेम यूज करिए। सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि किस टाइप की ट्रेडिंग आप कर रहे हो, डे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, कौन सी ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, और उसके हिसाब से टाइम फ्रेम चुने। मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मेरा जो टाइम फ्रेम है वो जनरली वीकली और डेली टाइम फ्रेम है, या वीकली और मंथली टाइम फ्रेम है। तो मैं जो है अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को वीकली बेसिस पे बनाऊंगा। जो जोन है उसको मैं वीकली बेसिस पे ड्रॉ कर रहा हूं, फिर मैं डेली बेसिस पे जाता हूं, और डेली बेसिस पे मुझे यहां पर एक जोन जो है वो दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूं। मैं इसे चेंज कर देता हूं कलर इसका, मैं इसको ब्लैक कर देता हूं। अब जो है मेरे पास लकीरें कम है, मेरे पास एनालिसिस की पावर है, मेरे पास इंफॉर्मेशन कम है, मेरे पास झमेला कम है। अगर इन लेवल्स को तोड़ देती है, जो सपोर्ट का लेवल है 680, 655 के लेवल्स को तोड़ देती है, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जहां पर मुझे दिखाई दे रहा है मैं वहां पर जाऊंगा। अभी मैंने मार्क नहीं किया, लेकिन हाँ वीकली बेसिस से नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जहां पर है वहां पर आ सकता है। और अगर ये ऊपर की तरफ ये 799, 819 ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ देता है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 880, 920 के बीच में है। तो देयर इज अ हाई चांस दैट द प्राइस कैन मूव टू दिस लेवल। सिंपल हो गई एनालिसिस। और इसके पहले आप कैसे एनालिसिस कर रहे थे? तो 2 टाइम फ्रेम आपको यूज करनी है। पहले जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन से टाइप के ट्रेडर को कौन से टाइम फ्रेम को यूज करना है, मैंने आपको बताया। तो 2 टाइम फ्रेम यूज करनी है। उसके बाद एक आता है नंबर ऑफ टच पॉइंट्स। जितना टच पॉइंट्स आपको मिले उतना बेटर है। इसका मतलब उतनी बार प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है इन लेवल्स को। नंबर ऑफ टच पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टच पॉइंट्स मतलब प्राइस ने उतना रिस्पेक्ट किया है। मोर द बेटर। ये 2 बेसिक रूल है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते समय हम लोगों को ध्यान रखना है। सीखा कुछ नया? दिमाग की बत्ती खुली? नीचे कमेंट करो, ट्वीट करो। और इनके अलावा और भी तरीके हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के। मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, पिवट पॉइंट यूज कर सकते हैं, फिबोनाची यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के। बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के। लेकिन कीप इट सिंपल। जितना सिंपल आप रखोगे उतनी आपको फायदेमंद होगी। आपकी एनालिसिस उतनी इजी होगी, आपकी एनालिसिस उतनी कम कंफ्यूजिंग होगी, कम आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा। अब नेक्स्ट सवाल, भाई आपने सर बता दिया सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लोगों ने सब देख लिया। लेकिन अब बताइए कि ट्रेडिंग कैसे करें। सपोर्ट पे कौन ट्रेड करेगा, रेजिस्टेंस पे कौन ट्रेड करेगा? भैया अगर आप लॉन्ग हो तो आप सपोर्ट पे ट्रेड करोगे, अगर आपको शॉर्ट करना है कोई भी मार्केट तो आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड करोगे। मैं ये भी दिखाता हूं आपको। बाकी डिटेल में
डिटेल्ड में एनालिसिस की बात करेंगे, डिटेल में ट्रेडिंग एनालिसिस की बात करेंगे, इसको प्राइस एक्शन से मिलाएंगे, प्राइस पैटर्न से मिलाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। आगे जब बढ़ेंगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक साथ में नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए, जो अगर आपको लॉन्ग जाना है तो आपको सपोर्ट्स का इस्तेमाल करना है लॉन्ग जाने के लिए, खरीदने के लिए। और आपका जो स्टॉप लॉस रहता है जनरली सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे रहता है, और आपका टारगेट जो होता है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है। उसी तरह अगर आपको शॉर्ट जाना है तो आप रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करोगे, और स्टॉप लॉस जो है रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर रखोगे। आपका टारगेट जो होता है वो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होता है। ये एक बेसिकली बैकबोन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग की। यहां पर हम प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। ऑप्शन को यूज करेंगे, फ्यूचर्स को यूज करेंगे, कैश को यूज करेंगे, स्टॉक को यूज करेंगे, कैसे भी हम यूज करेंगे, और देखेंगे किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं बिटवीन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। लेकिन हाँ, एक तरह से ये जो तरीका होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस तरह से यूज करते हैं, अगर वो रेंज में है तो सीधी सीधी बात है, बुल मार्केट में हमें सपोर्ट देखना होता है एंट्री करने के लिए, रेजिस्टेंस देखना पड़ता है एग्जिट करने के लिए। बेयर मार्केट में हमें रेजिस्टेंस देखना पड़ता है एंट्री करने के लिए, और सपोर्ट देखना पड़ता है एग्जिट करने के लिए। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है, मार्केट ऊपर जा रही है तो हम सपोर्ट्स पे बाय करेंगे, मार्केट नीचे आ रही है तो हम रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, राइट। तो इस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग होती है। अगर रेंज बाउंड है तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग होती है। इसमें और भी कुछ चीजें ऐड होंगी जो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग होती है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा फ्रेंड्स? टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं प्राइस पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए, जहां पर प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में हो ट्रेड करने के लिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो बैकबोन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहचानना। तो सबसे पहला आज का काम आपका यही है कि जाइए और डुअल टाइम फ्रेम यूज करिए। अपने टाइम फ्रेम को पहचानिए, अपने टाइम को कौन से टाइम फ्रेम पे आप यूज करना चाहते हो, किस टाइप का ट्रेडर हो आप, उसी हिसाब से अपने टाइम फ्रेम को चूज करिए और लकीरें चलाना शुरू कर दीजिए, चार्ट्स पे ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और देखिए कि किस तरह से ये काम करते हैं। तो सपोर्ट अकर्स व्हेन मार्केट्स where a downtrend is expected to pause due to concentration of demand। तो सपोर्ट कब बनता है फ्रेंड्स? जब मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है और यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस जगह पर आकर डिमांड आ जाएगी, और मार्केट जब पॉज कर जाएगा, यहां से घूम जाएगा, तो इस एरिया को हम सपोर्ट एरिया कहते हैं। और उसी तरह अप ट्रेंड में जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां पर आके डिमांड रुक जाएगी, सप्लाई आ जाएगा, यहां पर जो अप ट्रेंड पॉज हो जाएगा उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये हम लोगों ने समराइज कर दिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड होता है एट सपोर्ट, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सप्लाई होता है एट रेजिस्टेंस। तो बोलते हैं ना डिमांड सप्लाई है, डिमांड है सप्लाई है, डिमांड, तो डिमांड सप्लाई बताइए, डिमांड सप्लाई बताइए। अरे मेरे भैया, डिमांड सप्लाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही नाम है, यही है डिमांड सप्लाई। थोड़ा फैंसी लगता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब जानते हैं, लेकिन मैं डिमांड एंड सप्लाई है, मजा कुछ अलग सिखा रहा भैया, राइट। तो market psychology plays an important and major role as a trader and an investor. Remember the past and react to the changing conditions to anticipate the future market movement। इसका मतलब कि जब प्राइस सपोर्ट के पास आता है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो क्यों ये यहां पर सपोर्ट पे काम करता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है कि इस लेवल पे आके प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ये हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ जाता है कि इस लेवल पे पिछले बार प्राइस आके गिरी थी, तो यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ बढ़ी थी। तो ये जो लेवल है हमारे दिमाग में छाप छोड़ जाता है, और हम रेडी रहते हैं इस लेवल को देखने के लिए कि ये प्राइस आके इस लेवल पे क्या कर रही है। जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आती है तो बहुत से लोग जिन्होंने यहां पर इस रैली को मिस कर दिया था वो खरीदेंगे, नंबर 1। दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने यहां पर खरीद के यहां बेच दिया, या यहां पर खरीद के यहां बेच दिया, वो सोचते हैं कि नहीं इस जगह पर आके मार्केट बार बार बाउंस कर रहा है, वो खरीदेंगे। और भी बहुत लोग जिन्हें हम खबर देंगे कि इस जगह से मार्केट बार बार कूद जाता है, वो भी खरीदेंगे। तो सब इन लेवल्स पे खरीदेंगे। तो इस लेवल को एक डिमांड लेवल बोला जाता है। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड होता है, बायर्स यहां बैठे रहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक ये बायस होता है, एक रीसेंसी इफेक्ट होता है, एक एंकरिंग इफेक्ट होता है कि यहां पर आके प्राइस ने बाउंस किया था, तो वो भी यहां से बाउंस खरीदने के लिए बैठे रहते हैं। तो दिस क्रिएट्स अ डिमांड,
और उसी तरह से यहाँ पर जब प्राइस यहाँ पर आते हैं तो बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में ये रहता है, यहाँ पर जब प्राइस आती है तो बहुत से लोग के दिमागों में ये रहता है कि यहाँ पर जो आई थी प्राइस, तो यहाँ से प्राइस पिछले बार नीचे गिरी थी तो मैं यहाँ पर निकल जाऊंगा, तो वो यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे लोग जो शॉर्ट करने के लिए बैठे रहते हैं, जो मिस कर देते हैं, यार पिछले बार यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर पाया, इस बार यहाँ शॉर्ट करूंगा, तो वो भी यहां पर शॉर्ट करते हैं और यहां पर क्रिएट होती है सप्लाई, और सप्लाई आने से मार्केट जाती है नीचे। तो ये है डिमांड और सप्लाई का लॉजिक, एज सिंपल एज दैट। कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, कुछ महाभारत नहीं है, कुछ चक्रव्यूह नहीं है, लेकिन इसी को समझने में और ये सब आपके लिए आज का क्लास पहला क्लास है, पहला सेशन है, इंट्रोडक्टरी सेशन है। नेक्स्ट 15 दिन में और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम। तो अगर आपको आज हमारी जो सेशन पसंद आई है, अगर आज हमारा तरीका पसंद आया है, तो कमेंट जरूर करिए, और यूट्यूब पे या कहीं पर भी आप हो, ट्विटर पे हो, कहीं पर भी हो, शेयर जरूर करिए, बताइए लोगों को। तो स्टॉक मार्केट को और भी करीब से जानने के लिए और भी सीखने के लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। आप इस प्रोग्राम को जाके आप देखिए क्या कंटेंट्स हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो आप खोज रहे थे, या आपको सीखना चाहते हो मार्केट के बारे में, और आपको लगता है कि सही प्रोग्राम है आपके लिए, तो एक बार जरूर ट्राई करिए। तब तक के लिए मैं महाराज झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत लेना चाहता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद एंड जय भारत।